हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडीज भी ठीक चल रही होंगी। इस वीडियो में हम पॉलीमर्स इस चैप्टर से नीट या एआईपीएमटी इसमें पिछले 22 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नीट 2022 में। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं मेलामाइन, बेक्केलाइट, पॉलीथीन या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारे वो पॉलीमर होते हैं जिनको हम हीट करके सॉफ्ट कर सकते हैं और ये वापस जब कूल होते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, तो ये रीयूजेबल होते हैं। इसका एक एग्जांपल है पॉलीथीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन सी पॉलीथीन। वहीं अगर हम बात करें ना मेलेमाइन या बेकेलाइट की, तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, मतलब ये रीयूजेबल नहीं होते। अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये ना इनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और ये एक तरीके का मोल्ड बना लेते हैं, इनफ्यूजिबल हो जाते हैं ये। तो इनको रीयूज नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की, तो ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट 2022 में। इसमें पूछा जा रहा है कि पॉलीमर्स के रिगार्डिंग इनमें से इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इलास्टोमर्स में पॉलीमर चेन्स होती हैं जो कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो वेल ये करेक्ट है। इलास्टोमर्स में जो पॉलीमर चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ जो जुड़ी हुई होती है ना, ये वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो वीक बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं ये पॉलीमर को स्ट्रेच करने के लिए परमिट करते हैं। इनमें कुछ कुछ जगह पे क्रॉस लिंकिंग होती है चेन्स के बीच में, जिसकी वजह से पॉलीमर जो होता है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है जैसे फोर्स को रिलीज किया जाता है। जैसे रबर्स होती है ना हमारी, जैसे ही हम उन्हें स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर होते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और क्योंकि उनमें क्रॉस लिंकिंग होती है, तो जैसे ही हम उसे वापस से छोड़ते हैं तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो सेम चीज होती है इलास्टोमर्स में। ठीक है, तो रबर भी एक तरह की इलास्टोमर ही होती है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट ए गिवन है ये यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि फाइबर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये भी एकदम करेक्ट है। जो फाइबर्स होते हैं उनके पास में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फाइबर्स थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, इनके पास में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ हाई मॉड्यूलस भी होता है। और ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ये इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके बीच में होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी की वजह से क्लोज पैकिंग होती है चेन्स की और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है फाइबर्स को। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना फाइबर्स के, तो जैसे पॉलिएस्टर हो गया या फिर नायलॉन 66 हो गया, ये फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो फाइबर्स के पास में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं ये केपेबल होते हैं सॉफ्ट और हार्ड होने के, जैसे जैसे हम इनको हीट या कूल करते हैं रेस्पेक्टिवली तब। तो ये एकदम करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब ये कूल होते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसी वजह से ये रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूजेबल होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रीयूजेबल होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूजेबल नहीं होते। इसका रीजन ये होता है कि ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं इनको जब हम हीट करते हैं ना, तो इनके बीच में ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है इसकी वजह से ना ये इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। इसी वजह से हम इनको रीयूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो गया और हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप जो देखो सिस 14 पॉली आइसोप्रीन, ये हमारा नेचुरल रबर है। तो यही हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सिस 14 पॉली आइसोप्रीन। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन ए की पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ये हमारा हो गया ब्यूना एस, ये हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीब्यूटाडाइन ये भी सिंथेटिक पॉलीमर है। ऑप्शन सी है पॉलीब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, ये हमारा है ब्यूना एन, जिसे कि सिंथेटिक रबर बोला जाता है। तो दैट मीन्स ये भी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो जो नेचुरल रबर है वो है सिस 14 पॉली आइसोप्रीन, यही हमारा करेक्ट आंसर है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इस चैप्टर में जो आपने पढ़े हैं वो दो ही हैं, एक तो है नायलॉन 2 नायलॉन 6 और एक है पीएचबीवी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नायलॉन 2 नायलॉन 6, ऑप्शन बी। ये जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 है ये एक ऑल्टरनेटिव पॉलीअमाइड कोपॉलीमर होता है ग्लाइसिन का और अमाइनो कैप्रोइक एसिड का, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। बाकी ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं नायलॉन 6 नायलॉन 6 और ब्यूना एस, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोपॉलीमर से मैच नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है कमर्शियल फाइबर बनाने में वुल की जगह पे एज अ सब्स्टिट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये डायरेक्ट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से सीधे सीधे एक लाइन से क्वेश्चन उठा करके बनाए गए हैं। ये भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को यूज किया जाता है वुल की जगह पे सब्स्टिट्यूट की तरह कमर्शियल फाइबर बनाने में एज ऑर्लोन या फिर एक्रिलिन। ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाया कैसे जाता है? सिंपली एडिशन पॉलीमराइजेशन की जाती है एक्राइलोनाइट्राइल की पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उससे जो है ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स के केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट गिवन है। हमें पता है कि पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसे हम तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड या जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर उसमें। तो ये क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, जो लीनियर पॉलीमर होता है वो पॉलीमर बना होता है लॉन्ग स्ट्रेट चेन से। ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है, उन पॉलीमर में लीनियर चेन्स होती हैं लेकिन उनमें कुछ ब्रांचेस होती हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर्स की, तो ये जो क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं ये बने होते हैं बाइफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स से। और इनके बीच में ये जो लीनियर पॉलीमर चेन्स होती है ना, उनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे बेकेलाइट या मेलेमाइन। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स, तो ये सही है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमर चेन्स, ये इनकरेक्ट है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो होता है लीनियर पॉलीमर चेन्स जो अलग अलग होती है ना उनके बीच में, ऐसा नहीं कि पॉलीमर चेन्स के विद इन ही जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है वो है ऑप्शन सी में, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि नेचुरल रबर में इनमें से क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे ही बात की थी, नेचुरल रबर हमारी होती है सिस 14 पॉली आइसोप्रीन। तो इसमें सारे के सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है नेचुरल रबर के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन ए ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड इज। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमने केवल दो ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़े हैं। पहला है पीएचबीवी और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। और ये जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 है ये बनता है ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड से। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो काफी इजी इजी क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे वन लाइनर्स हैं एनसीईआरटी से। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से गो थ्रू कर लोगे तो आप इजीली इन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है
कैप्रोलैक्टम इनमें से किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ए, नायलॉन 6। नायलॉन 6 को ऑब्टेन किया जाता है जब कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब। और ये जो नायलॉन 6 है इसको यूज किया जाता है टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रोप्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन ए, नायलॉन 6। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है नियोप्रीन का। ऑप्शन बी में जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का। ऑप्शन सी में जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है नायलॉन 66 का। और ऑप्शन डी में जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है बेकेलाइट का। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अभी पीछे ही हमने इतनी बार बता दिया है कि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। नोवोलैक को जब हम हीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में तो उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और उससे ये इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बनता है जिसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। और इसको जो है यूज किया जाता है कॉम्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में और बहुत से यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए। तो आपको ना स्ट्रक्चर आने जरूरी हैं तभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज होकर के पॉलीएस्टर डेक्रोन फॉर्म करता है। तो पॉलीएस्टर डेक्रोन या फिर टेरिलीन जिसे बोलते हैं, ये बेस्ट नोन एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है जब इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थिलिक एसिड इसके मिक्सचर को 420 से 460 केल्विन पर हीट किया जाता है जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो उससे मिलता है पॉलीएस्टर डेक्रोन या जिसे आप कह सकते हो टेरिलीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिफ्थिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। आई होप यहाँ तक आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि नायलॉन इनमें से किसका एग्जाम्पल है। नायलॉन एग्जाम्पल है पॉलीअमाइड का। पॉलीअमाइड क्या होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर या वो पॉलीमर जिनमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं पॉलीअमाइड। और नायलॉन उन्हीं का ही एग्जाम्पल है। इनका जो जर्नल मेथड होता है प्रिपरेशन का उसमें क्या किया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराई जाती है डाईअमाइंस की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में या फिर अमाइनो एसिड्स की उनके लेक्टिम्स के साथ में। तो इस तरीके से पॉलीअमाइड हमें मिल जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि नियोप्रीन का इनमें से मोनोमर कौन सा है। नियोप्रीन जिसे हम बोल सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, ये हमारी फॉर्म होती है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से क्लोरोप्रीन की। तो जो इसका मोनोमर होता है ना वो होता है क्लोरोप्रीन, या इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम देखें तो वो होता है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन केवल प्रेजेंट है ऑप्शन बी में, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप चेक भी कर सकते हो इसके केमिकल स्ट्रक्चर की हेल्प से। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है तो ये हो गई ब्यूट। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये हो गया 1,3 डाईईन। और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ये क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो दैट मीन्स ये हो गया 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। यही हमारा होता है क्लोरोप्रीन जो कि नियोप्रीन का मोनोमर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया कि नियोप्रीन जो होता है ये हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नियोप्रीन। ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ये एडिशन पॉलीमर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल सिल्क को डिराइव किया जाता है सेलुलोज से। तो ये सही है। सेलुलोज को जो है एज अ रॉ मटेरियल लिया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि नायलॉन 66 एग्जाम्पल है इलास्टोमर का। ये इनकरेक्ट है। नायलॉन 66 एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का, इलास्टोमर का नहीं। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है।
ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि जो रिपीट यूनिट होती है नेचुरल रबर में वो होती है आइसोप्रीन। ये एकदम करेक्ट है। नेचुरल रबर का केमिकल नेम होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो दैट मीन्स वो पॉलीमर होती है आइसोप्रीन की। तो जो इसकी मोनोमर हो गई वो हो गई आइसोप्रीन। तो मोनोमर का मतलब क्या हो गया, जो रिपीट यूनिट होने वाली है इस पॉलीमर में नेचुरल रबर में वो है आइसोप्रीन। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ये भी एकदम ट्रू है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। तो जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो भी हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसमें ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेट फॉर्म करता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को। बार बार यहाँ पे जब भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात हो रही है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन गए हैं सारे के सारे नायलॉन टू नायलॉन 6 को यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी। ये यहाँ पे मिलकर के बनाएंगे नायलॉन टू नायलॉन 6। ये नायलॉन टू नायलॉन 6 जो होता है ये हमारा ऑल्टरनेटिव पॉलीअमाइड कोपॉलीमर होता है ग्लाइसिन। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है ये है ग्लाइसिन का। और अमाइनो कैप्रोइक एसिड का, ये वाला जो ये स्ट्रक्चर गिवन है वो है अमाइनो कैप्रोइक एसिड का। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। ये यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है ये मिलकर के बनाएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नायलॉन टू नायलॉन 6। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से पॉलीएस्टर पॉलीमर कौन सा है। अभी पीछे ही हमने बात की थी कि डेक्रोन या टेरिलीन ये बेस्ट नोन एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर पॉलीमर के। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टेरिलीन। ये हमारा एक पॉलीएस्टर पॉलीमर है। वहीं अगर हम बात करें बेकेलाइट की तो ये एक फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है। मेलेमाइन की अगर हम बात करें तो ये मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है। और अगर हम बात करें नायलॉन 6 की तो ये पॉलीअमाइड पॉलीमर है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे वो हो गया ऑप्शन ए टेरिलीन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है नियोप्रीन पॉलीमर को। ये सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने अटेम्प्ट किया था, तो आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि न्यूप्रीन का जो मोनोमर होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। और उसका केमिकल नेम होता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। इसी के पॉलीमराइजेशन से, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है नियोप्रीन, या जिसे हम कह सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आप इसे स्ट्रक्चर की हेल्प से भी समझ सकते हो। नियोप्रीन जो है वो पॉलीमर होगा किसका, क्लोरोप्रीन का। तो क्लोरोप्रीन का अभी हमने पीछे ही स्ट्रक्चर देखा था जिसमें यहाँ पे फर्स्ट पे और थर्ड पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे था सिंगल बॉन्ड, राइट। उसका केमिकल नेम का क्या था, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, राइट। तो यहाँ पे ये जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एन नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे इसी तरह की अटैच्ड हैं इसके साथ में। इसी वजह से यहाँ पे बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट हो गई है। बट अगर आप इसके मोनोमर को कंसीडर करो तो वो क्या होगा, क्लोरोप्रीन होगा। और क्लोरोप्रीन से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस है वो किसकी है, ऑप्शन ए की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ कॉमन पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्टली प्रेजेंट नहीं किया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए में ही आप देख सकते हो ये जो नियोप्रीन है इसमें यहाँ पे 5 कार्बन दे दिए जबकि 4 कार्बन होते हैं, तो ये इनकरेक्टली रिप्रेजेंटेड है। वहीं अगर हम टेरिलीन के स्ट्रक्चर को देखें तो वो करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। टेफ्लॉन जो है वो भी करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। और नायलॉन 6 ये भी करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो जो इनकरेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी आपने पीछे भी देखा था कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 कार्बन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ कॉमन पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्टली प्रेजेंट नहीं किया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए में ही आप देख सकते हो ये जो नियोप्रीन है इसमें यहाँ पे 5 कार्बन दे दिए जबकि 4 कार्बन होते हैं, तो ये इनकरेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो जो
ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि वल्कनाइजेशन में सल्फर ब्रिजेस की फॉर्मेशन डिफरेंट चेन्स के बीच में रबर को हार्डर और स्ट्रोंगर बनाती है। तो ये एकदम ट्रू है। वल्कनाइजेशन में क्या होती है, रबर हार्ड हो जाती है। और किस वजह से हो रही होती है, क्योंकि डिफरेंट जो चेन्स होती हैं उनके बीच में सल्फर ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि नेचुरल रबर में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है हर डबल बॉन्ड पे। ये गलत है। नेचुरल रबर में सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेचुरल रबर, इसका केमिकल नेम होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो ये हमारा कंप्लीटली सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है नेचुरल रबर। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो गलत है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि ब्यूना एस जो होता है वो कोपॉलीमर होता है ब्यूटाडाइईन का और स्टाइरीन का। ये करेक्ट है। ब्यूना एस जो होता है वो कोपॉलीमर होता है ब्यूटाडाइईन का और स्टाइरीन का। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि नेचुरल रबर 1,4 पॉलीमर होती है आइसोप्रीन का। तो ये एकदम करेक्ट है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि नेचुरल रबर का केमिकल नेम होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो दैट मीन्स ये पॉलीमर होती है आइसोप्रीन की। और ये जो नंबरिंग दी हुई है 1,4, ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर प्रिपेयर किया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 को प्रिपेयर किया जाता है हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन और एडिपिक एसिड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। ये जो नायलॉन 66 है ये यूज किया जाता है शीट्स बनाने के लिए, ब्रशेस के ब्रिशल्स बनाने के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी नायलॉन 66। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो पॉलीमर हमें गिवन है इसका मोनोमर इनमें से कौन सा है। मोनोमर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आप इस चेन को देखो तो सबसे पहले यहाँ पे ये इस वाले कार्बन से शुरू करो। CH2 होगा, उससे एक कार्बन अटैच होगा और उसके पास में ये दो मिथाइल चेन होंगी साइड में। यहाँ पे आप देखो तो अगेन यही यूनिट रिपीट हो रही है। फिर से आ गया CH2, फिर से आ गया कार्बन जिससे कि दो मिथाइल यूनिट अटैच हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखो तो जो करेक्ट आंसर हमारा मैच कर रहा है इससे, वो क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। CH2 है, उसके साथ में यहाँ पे कार्बन है और उस कार्बन के साथ में यहाँ पे दो मिथाइल यूनिट है। और ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया ऑप्शन ए। बाकी अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो वो इससे मैच नहीं कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चेन ग्रोथ पॉलीमर है। इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। चेन ग्रोथ पॉलीमर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन। बाकी अगर आप देखो स्टार्च हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हमारे चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है। ये सारे ही अगर आप देखो तो ये नेचुरल पॉलीमर है। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है चेन ग्रोथ पॉलीमर, तो बेसिकली इस तरह की ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ना, इससे क्या होता है चेन की लेंथ या चेन की जो ग्रोथ होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। तो या तो ये करवाई जा सकती है फ्री रेडिकल्स के थ्रू या फिर आयनिक स्पीशीज के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारे बाकी ऑप्शंस गिवन है वो सारे हमारे नेचुरल पॉलीमर हैं। हम ऐसा उनमें कोई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन नहीं करवा रहे होते। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि एक्रिलिन जो होता है एक हार्ड हाई मेल्टिंग मटेरियल है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक्रिलिन का करेक्ट स्ट्रक्चर है वो हमें बताना है। एक्रिलिन जो है ये हमारा कॉमर्शियल नेम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का। और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को कैसे बनाया जाता है, एक्राइलोनाइट्राइल की परऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल मिलता है। जो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है वो है जो ऑप्शन बी में गिवन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार स्ट्रक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आपको उनके स्ट्रक्चर्स पता हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2003 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मोनोमर पॉलीमर नियोप्रीन को
प्रोड्यूस करेगा पॉलीमराइजेशन के टाइम पे। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम थर्ड या फोर्थ टाइम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नियोप्रीन के पॉलीमर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था पीछे भी कि जो मोनोमर होता है नियोप्रीन का वो होता है क्लोरोप्रीन, जिसका कि केमिकल नेम होता है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्ट्रक्चर गिवन है वो है ऑप्शन डी में। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो हमें यहाँ पे पॉलीमर गिवन है इसका मोनोमर इनमें से ये जो ऑप्शन गिवन है कौन सा है। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर मैं शुरू कर रही हूँ 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारी एक चेन हो गई, ट्रॉप हो गया इसका नाम। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ना इसका वो होगा ऑप्शन ए, 2 मिथाइल प्रोपीन। और यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि अगेन हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ यूनिट्स अटैच है, इसी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो नहीं शो किया हुआ है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन ए में जो हमें टेरिलीन का स्ट्रक्चर गिवन है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में नियोप्रीन का स्ट्रक्चर करेक्ट है। ऑप्शन सी में नायलॉन 66 इसका भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। और ऑप्शन डी में हमें गिवन है PMMA, इसका भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और टेरिलीन का जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। टेरिलीन या जिसे हम डेक्रोन कहते हैं ना, इसकी फॉर्मेशन होती है जब इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थिलिक एसिड ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो टेरिलीन है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थिलिक एसिड का। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है ना, ये तो है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। और ये वाला जो पार्ट है ये है टेरेफ्थिलिक एसिड का। टेरेफ्थिलिक एसिड का केमिकल नेम होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिटी मिसिंग है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है टेरिलीन का। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ईयर 2000 में। इसमें पूछा जा रहा है CF2 डबल बॉन्ड CF2 इनमें से किसकी यूनिट है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसका केमिकल नेम होता है टेट्राफ्लूरोइथीन। अब ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है इसको जब हम हीट करते हैं ना किसी फ्री रेडिकल या परसल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे, तो उससे बनती है टेफ्लॉन। और ये जो टेफ्लॉन होती है ये केमिकली इनर्ट होती है और कोरोसिव रिएजेंट के लिए रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, इसीलिए जो है इससे बनाई जाती हैं ऑयल सील्स या गैस्केट्स। और ये जो नॉन स्टिक सरफेस होती है ना यूटेंसिल्स की, नॉन स्टिक वो जो कोटिंग होती है वो भी टेफ्लॉन की होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ए, टेफ्लॉन। सो दिस वाज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।